हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। आज मैं इग्नू का बीसीए कोर्स का एक सब्जेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है MCS 011। इसका मैं जून 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के सारे सब पार्ट्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और इनको समझाऊंगा भी। तो ये जून 2023 का MCS 011 क्वेश्चन पेपर है, जिसके Q1 एंड Q2 के सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करा कीजिए। अपनी क्वेरीज या जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में डाल देना। मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर्स देने की एज सुन एज पॉसिबल। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर की तरफ। MCS 011 का ये क्वेश्चन पेपर था। ये हमारा क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2023 का। तो फर्स्ट का ए पार्ट क्या था? फर्स्ट का ए पार्ट था एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट लिखने को। हर बार आपको पहला क्वेश्चन यही होगा। इसमें उसने पूछा था एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो प्राइम नंबर होते क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं, पहले इनको समझते हैं। तो प्राइम नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ हों। डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, या तो अपने आप से कटेंगे या 1 से कटेंगे, किसी और से नहीं कटेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से नंबर 7 है। 7 डिवाइड बाय 1 होता है तो आंसर आता है 7। 7 डिवाइड बाय 7 होता है तो आंसर आता है 1। 7 को अगर किसी और नंबर से डिवाइड करोगे 2 से या 3 से तो ये पॉइंट्स में आंसर देने शुरू कर देता है, ठीक है ना, या इनका रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आता है। तो इसका हमने फ्लो चार्ट और प्राइम नंबर लिखना था। तो जब आप एल्गोरिदम लिखते हो तो एल्गोरिदम में आप पहले एल्गोरिदम का नाम जैसे लिख दो कि मेरे एल्गोरिदम का नाम है प्राइम नंबर। इस एल्गोरिदम में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं n और i वो लिख दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है कि n क्या है। n जो है जिस नंबर को आप चेक करना चाहते हो, जैसे कि अभी हम 7 को चेक करना चाहते हैं तो 7 मेरा n कंसिडर होगा। और इसके लिए आपको लूप लगाना पड़ता है। जैसे कि 7 नंबर है, आप क्या करोगे 2 से लेकर 6 तक एक लूप लगाओगे। लूप के किसी भी नंबर से अगर ये 7 डिविजिबल हो गया तो वो नंबर प्राइम नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम है। तो स्टेप 1 क्या होगा? n की वैल्यू यूज़र से पूछी तो लेट से n की वैल्यू यूज़र ने 7 डाल दी। फिर i की वैल्यू मैंने 2 सेट कर दी तो मेरे i की वैल्यू क्या है 2। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा तब तक चलते रहना जब तक कि इस i की वैल्यू n से छोटी है। तो 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए ये लूप चलेगी। 7 के लिए ये लूप नहीं चलेगी। अब लूप के अंदर क्या करना है? n मोड i इक्वल्स टू 0। तो n क्या है मेरा 7। तो क्या 7 मोड का मतलब है रिमाइंडर। 7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 पे गया 6, 1 आया जो कि 0 नहीं है। तो मेरा ये इफ पार्ट नहीं चलेगा। क्या चलेगा? नीचे वाला पार्ट i+1 होके 3 पे चला जाएगा। फिर ये लूप दोबारा चलेगी। फिर चेक किया जाएगा क्या 7 मोड 3 इक्वल टू 0 है? नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। जब ये नंबर i 7 पे पहुंच जाएगा तो मेरी लूप रुक जाएगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो स्टेप 4 चलेगा। अब i और n का वैल्यू सेम हो चुका है क्योंकि 7 पे आके लूप रुक गई है। i और n की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये नंबर प्राइम है। इस नंबर को प्रिंट कर दो और एग्जिट कर दो। तो ये आपका प्राइम नंबर का एल्गोरिदम था जो आप पेपर में लिखना था आपने। 5 मार्क्स का एल्गोरिदम था, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने फ्लो चार्ट लिखने को बोला था। तो फ्लो चार्ट बनाने में थोड़ा साइज़ का इशू हो गया है, बाकी आई होप आप लोगों को समझ लग जाएगा। फ्लो चार्ट में जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो स्टार्ट से सर्कल से, और जब एंड करते हैं एग्जिट लिखा हुआ है, एग्जिट करते हैं सर्कल से। इन बिटवीन स्टेप्स जब इनपुट या आउटपुट लेनी होती है तो स्क्वायर बॉक्सेस। तो n की वैल्यू ली, i की वैल्यू 2 सेट करी, मैसेज प्रिंट करना था नंबर इज़ प्राइम, नंबर इज़ नॉट प्राइम, i इक्वल टू i+1। इनको सिंपल बॉक्सेस में रखा गया है। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पर जाने के लिए ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए एरोज लगाए हुए हैं हमने, ठीक है ना। और सबसे पहले क्या था, रिपीट लूप थी हमारी, i<n की कंडीशन थी। तो उस कंडीशन को जब भी कंडीशन रखनी है तो उसको इस रोम्बस में रखना होता है। तो इस रोम्बस में रखा, जिसके 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स होगा तो क्या करना है,
अगर ट्रू होगा तो क्या करना है। अगर ट्रू होता है तो फिर एक और कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो भाई नंबर नॉट प्राइम है और ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाओ। लेकिन अगर नंबर प्राइम नहीं है तो आप एक एक करके प्लस करके आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। यहाँ से ये वापस ऊपर यहाँ पे जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सीधा लूप रुक गई आपकी, तो सीधा यहाँ पे आके आप कंडीशन चेक करोगे क्या आई की वैल्यू एन के इक्वल है। अगर है तो नंबर इज प्राइम है, नहीं तो ये पार्ट नहीं चलेगा और सीधा एग्जिट हम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फ्लो चार्ट था जो आप एग्ज़ाम में बना सकते थे अपने फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है जिसमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाने को बोला था। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है कि सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम करना है ऑफ 5 डिजिट नंबर। जरूरी नहीं 5 डिजिट हो, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 6 डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर हो सकता है। तो मैं जो प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ ये सभी के लिए चलेगा। अब इसमें उसने क्या कहा है, उसने ये कहा कहता है कि मान लो मैं कोई 5 डिजिट नंबर डालता हूँ 2 5 3 1 2, 25,312 में नंबर डाला है। कहता है इनके सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, जैसे 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 12 13। मेरे को ये 13 आंसर प्रिंट करके देना है। तो मैंने क्या किया, इनपुट लेने के लिए जिस जो भी नंबर वो डालेगा लाइक दिस नंबर, तो उसके लिए एक एन वेरिएबल ले लिया, डिक्लेयर कर दिया, उसको प्रिंट एफ और स्कैन एफ करवा लिया, भाई उस एन की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवा ली। फिर मैंने क्या किया सॉरी, इस नंबर से लूप चलाई जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा। तो i = n, तो अभी क्या हुआ, मेरे i की वैल्यू ये 25,132 हो गई है। i 0 से बड़ा था तो नीचे आएगा। i mod 10 रिमाइंडर निकालो, तो रिमाइंडर आएगा लास्ट वाला डिजिट 2, उसको पुराने सम की वैल्यू में ऐड कर दो। तो सम की वैल्यू शुरू में थी 0, 0 + 2, 0 + 2 करने से क्या हो गई 2। फिर ये लूप आगे जाएगी, नंबर डिवाइड हो जाएगा, i / 10, तो 25132 जब डिवाइड बाय 10 होगा तो ये हो जाएगा 2513.2, लेकिन पॉइंट डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि इंटीजर है। तो मेरा नंबर अब हो गया है 2513। फिर दोबारा लूप चलेगी, 2513 भी ग्रेटर देन 0 है। फिर नीचे आया 2513 mod 10 किया, mod 10 करोगे तो लास्ट नंबर बाहर आ जाएगा आपका 3 नंबर आपके आर वेरिएबल में चला गया। सम = सम + आर, सम की ओल्ड वैल्यू क्या है 2 + आर की नई वैल्यू क्या है 3, कितना आंसर आ गया 5, 2 + 3 = 5। अभी चलता रहेगा, फिर आगे गया, फिर ये डिवाइड हुआ नंबर 2513 बना 251.3, फिर यहाँ से पॉइंट हट गया, नंबर बचा 251। फिर mod 10 हुआ, mod 10 होके वो 1 निकालेगा, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। फिर ऐसे अगली बारी नंबर रह जाएगा 25, फिर 25 mod 10 होगा, 25 mod 10 होगा तो कितना आ जाएगा 5, तो 6 + 5 = 13 11 सॉरी। फिर अगली बारी 2, 11 + 2 = 13। जब ये नंबर मोड होता 25,132 से 2513 हुआ, फिर 251 हुआ, फिर 225 हुआ। जब ये 0 हो जाएगा तो मेरी ये लूप रुक जाएगी। जब मेरी लूप रुक गई तो सम का जो भी आंसर था मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है, ठीक है ना। सम ऑफ डिजिट्स इज, ये आपका सम का प्रोग्राम था। इसी के साथ बी क्वेश्चन खत्म हुआ। चलते हैं सी क्वेश्चन पे, जिसमें पैटर्न ड्रॉ करने को बोला था उसने। ये पैटर्न वैसे बहुत आसान है, तो पैटर्न देखो कैसे है। ये पैटर्न का प्रोग्राम था। पैटर्न के प्रोग्राम को जो समझना है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कितनी लाइनों में जा रहा है 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं, तो एक लूप लगेगी आपकी 0 से 5 या 1 to 5 जैसे मर्जी लगा लो, 1 to 5 लगा लो, एक लूप लगेगी। अब हर एक लूप के अंदर देखो, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ये पांचवी रो है। हर एक रो के अंदर क्या हो रहा है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम। हर एक रो के अंदर फिर से 5 कॉलम आ रहे हैं, तो हर एक के अंदर एक और 1 से 5 तक की लूप चल रही है, ठीक है ना। उसके अंदर इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। तो एक रोज वाइज मूव करने के लिए और एक कॉलम वाइज मूव करने के लिए मैंने क्या किया, आई और जे वेरिएबल ले लिए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको ग्रिड समझाया तो 5x5 का था, तो मैंने आई की लूप 1 से लेकर 5 की और जे की लूप 1 से लेकर आई तक की शुरू कर दी। अब ये 1 से लेकर आई तक की लूप क्यों शुरू करी है, अगर ये भी 1 से लेकर 5 तक करता तो ये क्या करता है, पहली बारी 5 1, दूसरी बारी 5 2, तीसरी बारी 5 3, तीसरी चौथी बारी 5 4 और फिर 5 5 को प्रिंट करता। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी
कि 1 के लिए सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा, 2 के लिए 2 बार प्रिंट करेगा, 3 के लिए 3 बार प्रिंट करेगा। दैट इज जितने इस i का वैल्यू होगा उतनी बार ही ये जे लूप चलेगा। तो इस लूप में हुआ क्या, i का ब्लॉक पहले बना जिसकी वैल्यू 1 हो गई, फिर ये कंडीशन चेक हुई, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू था, नीचे आया, नीचे आके क्या हुआ, जे की वैल्यू 1 हुई, 1 भी लेस देन इक्वल टू आई था, कंडीशन ट्रू हुई, 1 प्रिंट किया गया, तो आपका ये 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद जे बढ़ेगा, जे बढ़ के 2 हुआ, 2 बढ़ने से ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं रहा, बाहर आया, बाहर आके ये स्लैशन चला, स्लैशन आपको नई लाइन में मूव करके ले गया। नई लाइन में मूव करने के बाद आपकी आई लूप अब आगे बढ़ेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होके हो गया 2, आई 2 के लिए दोबारा लूप चलेगी, नीचे आया, जे फिर से 1 हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 2 था, लूप चली, लेकिन मैंने आई प्रिंट करने को बोला है, आई का वैल्यू 2 है, तो अब वो क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा। जब ये फिर एक बढ़ के 2 हो जाएगा, फिर ये कंडीशन ट्रू है, एक बार और 2 प्रिंट करेगा, 3 पे आके लूप रुक जाएगी, लूप रुकी तो रुक गया यहीं पे, फिर ये स्लैशन चला, स्लैशन आपको नई लाइन पे ले आया, फिर ऊपर गए, ये वाली लूप जो 6 लूप है, 6 नंबर वाली लूप को दोबारा चली, आई की वैल्यू 3 हुई, जे अब 1 2 3 4 चलेगा, 4 पे रुकेगा, 3 टाइम्स चलेगा, तो ये 3 टाइम्स प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम हुआ है। आई होप आप लोगों को मैंने ये प्रोग्राम समझा दिया है, आपको समझ लग गया होगा कैसे करना है। जब भी इस तरीके के पैटर्न प्रिंट करने वाले प्रोग्राम होते हैं तो ये स्ट्रक्चर सेम रहता है, चाहे आपको ये प्रिंट करने को बोल दे लाइक 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, या आपको ये प्रिंट करने को बोल दे स्टार 2 टाइम्स स्टार 3 टाइम्स स्टार, या आपको इस तरीके का कोई पैटर्न प्रिंट करने को बोल दे। जनरली इस तरीके के पैटर्न्स में ये डिज़ाइन सेम रहेगा, यहाँ पे एक चेंज हुआ करेगा, आई का जे या जे का आई या स्टार, और यहाँ पे आपकी कंडीशंस और लूप्स चेंज होंगी, पैटर्न यही रहा करेगा। ठीक है ना, तो ये एक ट्रिक होती है। इसी के साथ ये प्रोग्राम खत्म होता है 1 का सी पार्ट। अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। अगले प्रोग्राम में उसने बोला है, कहता है कि सी राइट ए सी फंक्शन टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके, सी फंक्शन लिखने को बोला था, एक्चुअली मैंने गलती कर दी है, मैंने यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम लिख दिया, उसने फंक्शन बनाने को कहा था, आई हैव टू चेंज इट। तो मैं आपको यहीं पे अब करके दिखा देता हूँ, मैंने देखने में शायद गलती कर दी होगी, क्योंकि उसने फंक्शन के थ्रू कहा है। तो फंक्शन के थ्रू अगर करना है तो ये जो प्रोग्राम है, जो आपका ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये फंक्शन में जाएगा। तो फंक्शन में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर एक फंक्शन बना दूंगा, void रिटर्न करेगा तो इंट स्क्वायर इंट n, और यहाँ पे सिंपली रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय n। ये आपका प्रोग्राम होना चाहिए फंक्शंस के थ्रू। यहाँ से स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू मैं यहीं पे कॉल कर दूंगा, स्क्वायर, सेव किया, रन किया, ओके, एज अ फंक्शन स्क्वायर एन, ये है तो स्क्वायर एन, स्क्वायर ऑफ द परसेंटेज क्या हुआ, अच्छा स्क्वायर वेरिएबल लिया हुआ है यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। दिया तो 5 का आंसर 25, और अगर मैं कोई और नंबर डालूंगा तो उसका स्क्वायर। ये आपका प्रोग्राम था बेसिकली। तो मैं स्क्रीनशॉट भी चेंज कर देता हूँ यहीं पे आपको, और फिर समझा देता हूँ। तो ये आपका प्रोग्राम था जो आपको चाहिए था। ठीक है जी, ये हमारा प्रोग्राम था, और ये प्रोग्राम की आपके आउटपुट थी। ठीक है जी, तो बस फंक्शन बनाना था, फंक्शन बनाना था। तो फंक्शन उसने बोला था कि आप बना बनाया फंक्शन मत यूज़ करना। बेसिकली जो मैथ डॉट एच है ना हेडर फाइल, मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर एक बना बनाया फंक्शन है स्क्वायर नाम का, आपको बोला गया था उसको यूज़ नहीं करना है, आपने खुद बनाना है। तो मैंने स्क्वायर नाम का फंक्शन बनाया है,
जो स्क्वायर निकालेगा। इंटीजर का था तो इंट वेरिएबल लिया है, इनपुट कराई, यहाँ से स्क्वायर एन फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। लेट से एन की वैल्यू यहाँ पे 6 थी तो यहाँ पे 6 गई, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 इंटू 6 हुआ 36, 36 वापस आ गया स्क्वायर पे और प्रिंट करवा दिया गया। तो ये आपके डी क्वेश्चन का आंसर था, 1 का डी। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था, कहता पॉइंटर्स क्या होते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? देखो, जब भी आप कंप्यूटर में या सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो लाइक इंट एन, तो ये जो वेरिएबल है ये आपकी रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं एक मेमोरी लोकेशन लेगा। उस मेमोरी लोकेशन का कोई एड्रेस जरूर होगा, लाइक 0x मीन्स हेक्साडेसिमल वैल्यू है, 21EC, ये आपके पास एक एड्रेस है। इस एड्रेस को याद ना करना पड़े तो इस एड्रेस का हम नाम दे देते हैं n, और इस n में हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेट्स से 7। पॉइंटर्स क्या करते हैं? पॉइंटर्स कहते हैं कि कई सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको इस एड्रेस को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये एड्रेस बहुत यूज़फुल है, तो इस एड्रेस को स्टोर और मैनेज करने के लिए मैं क्या करता हूँ? पॉइंटर्स यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस एड्रेस को कहीं सेव करना चाहता हूँ तो मैं एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा $ptr int। पॉइंटर वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करने में डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे स्टार लग जाता है। नाम आप जो मर्जी रख सकते हो, n भी रख सकते हो, n1 भी रख सकते हो, लेकिन नेम मैचिंग लेते हैं पॉइंटर से, तो ptr वेरिएबल लिया है, पॉइंटर्स के इनिशियल्स उठाए हुए हैं हमने कुछ इस तरीके के। इस तरीके से पॉइंटर बनता है। पॉइंटर जब किसी का रेफरेंस लेता है तो वो किया जाता है ptr इक्वल्स टू एंड a, दिस एंड विल गिव यू दिस एड्रेस, और आप इस एड्रेस को कहीं पे स्टोर कर सकते हो, लाइक 0x21EC, और ये क्या है? मेरा पॉइंटर वेरिएबल है। तो ये पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर्स क्या करते हैं ये बताया गया। अब कहता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये इनके फ़ायदे थे। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये आपकी रैम है, उसके अंदर एक वेरिएबल है n जिसकी वैल्यू है 7, इसका एक एड्रेस है। कहता है इस एड्रेस को डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, ये फ़ायदा है आपका। मेमोरी एफिशिएंटली मैनेज हो जाती है, ये डायनामिक रन टाइम पे काम करते हैं, मेमोरी यूजेज को अच्छे से करते हैं और डाटा शेयर करने में भी आसानी होती है। सी लैंग्वेज के बाद एक टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर्स और एक आता है एडा, एल्गोरिदम एंड डेटा एनालिसिस। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बिना पॉइंटर्स के पॉसिबल ही नहीं थे। इन कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स में जैसे लिंक लिस्ट आ गया, ट्रीज आ गया, ग्राफ्स आ गया, जो इनके पार्ट हैं ये तभी इंप्लीमेंट हो सकते थे अगर आप पॉइंटर्स को यूटिलाइज कर सको तो इसलिए पॉइंटर्स यूज़ किया जाते थे। पैरामीटर पासिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कॉल बाय रेफरेंस होता है एक, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस होता है। कॉल बाय रेफरेंस में इसको यूज़ किया जाता है अगर आपने ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई करना हो तब, और कोई भी लो लेवल बिट वाइज कैलकुलेशंस के लिए या हार्डवेयर एसेस के लिए भी हम पॉइंटर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये थ्योरी क्वेश्चन था। ठीक है जी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मल्टीपल इफ और नेस्टेड इफ में क्या डिफरेंस है, आप ये बताइए। हमें डिस्क्राइब करना है, डिफरेंस जो पूछा है बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये है हमारा मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ क्या होता है कि आपने एक इफ लगाया, उसका कोड चल रहा है, उसी के बाद दोबारा इफ लगा दिया, फिर दोबारा इफ लगा दिया। एल्स इफ नहीं, मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और हर एक कंडीशन दूसरे से इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, एक मैं नंबर डालता हूँ n, उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो नंबर पॉजिटिव हो सकता है या तो नंबर नेगेटिव हो सकता है। तो इसके लिए सपोज हम एक इफ लगा सकते हैं। अब ये जो n है ये भी हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है और ये ओड भी हो सकता है। तो इस डिपेंडेबिलिटी से या इस कंडीशन से इस कंडीशन का कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और एक और कंडीशन मैं चेक कर सकता हूँ कि या तो वो 3 से डिविजिबल हो सकता है या तो वो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर कंडीशंस बहुत ज़्यादा हों और उन कंडीशंस के बीच में कोई रिलेशन ना हो, ऐसी एक सिचुएशन में हम इफ़ को यूज़ करते हैं, मल्टीपल इफ को। ईच इफ स्टेटमेंट इज इवेल्युएटेड सिक्वेंशली, एक एक करके जिस सीक्वेंस में आप रखोगे वैसे वैसे इफ़ को चेक किया जाएगा, और जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा।
इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों इफ़ भी चल सकते हैं और पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों इफ़ ना भी चले। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर डालते हैं -6, मैंने ये प्रोग्राम लिखा और नंबर की वैल्यू -6 डाली, तो नंबर ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, अगर नंबर इज पॉजिटिव नहीं आएगा, ये पार्ट नहीं चला। नंबर 2 इक्वल टू 0 है, हाँ इसका आंसर 0 आएगा, नंबर इज इवन है, डिविजिबल भी है। और अगर मैं यहाँ पे +6 कर देता तो ये भी कंडीशन चल जाती, क्योंकि नंबर पॉजिटिव भी है नंबर इवन भी है, नंबर डिविजिबल भी है। तो मल्टीपल इफ कंडीशंस तब यूज़ करते हैं जब कंडीशंस 2-3 हो और उन कंडीशंस के बीच में कोई रिलेशन ना हो, इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे के। तो ये मल्टीपल इफ का एग्जाम्पल था। फिर आया नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर्स, 3 वैल्यूज के बीच में आप कंपेयर करते हो, तब आप नेस्टेड को यूज कर सकते हो। कहते हैं नेस्टेड इफ तब यूज करेंगे जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है एंड एक कंडीशन से अगली कंडीशन या अगली आउटकम को डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि मेरे पास 3 नंबर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। अगर n1 बड़ा निकला तो n1 और n3 को कंपेयर किया जाएगा, लेकिन अगर इनमें से n2 बड़ा निकला तो n2 और n3 को कंपेयर किया जाएगा। मीन्स बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन आइदर दिस कंडीशन विल बी यूज्ड और दिस कंडीशन विल बी यूज्ड। तो ऐसी सिचुएशन में नेस्टेड इफ को यूज किया जाता होता है। जो अंदर वाला इफ होता है, एक बाहर इफ के अंदर एक और अंदर इफ अगर लगा दोगे तो ये इनर इफ कहलाता है, ये अंदर है तो ये इनर कहलाएगा और ये बाहर है तो ये आउटर कहलाएगा। ठीक है ना। अब ये ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 का प्रोग्राम था, इसको समझ लेते हैं। इसको समझने का मैं बेस्ट एग्जांपल जैसे देता हूँ, जैसे 3 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, नम 1, नम 2, नम 3। तो पहले नम 1 और नम 2 का कंपटीशन हुआ, मैच हुआ। इसमें मान लो n1 जीत गया था, n2 कंपटीशन से बाहर हो गया। अब n1 और n3 का मैच होगा। अगर n1 यहाँ भी जीत गया तो विनर कौन है? n1। तो पहला ये रहा, नम 1 और नम 2 का मैच पड़ा, नम 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नम 2। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो नम 1 नम 3 का मैच पड़ा, अगर ये भी मैच जीत गया तो विनर कौन है? नम 1, मतलब ग्रेटेस्ट कौन है? नम 1। अब सारी पॉसिबिलिटीज ऐसे तो हो नहीं सकती, तो एक एक करके देखते हैं। अगर n1 और n2 में से n1 बड़ा निकला, लेकिन n2 और n3 में से n1 और n2 में से n1 बड़ा निकला, लेकिन n1 और n3 में से n3 बड़ा निकला, तो जो अगर ये लास्ट कंडीशन जो थी ये फॉल्स हो गई तो इस इफ का ऑल्टरनेटिव ऑब्वियसली यार अब n3 जीत चुका है तो n3 इज द विनर। लेकिन अगर पहला मैच ही n1 और n2 का नहीं हुआ, n1 और n2 के मैच में पहले मैच में ही n2 विनर हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटीज तो आपकी होंगी ही नहीं। तो इस इफ का एल्स पार्ट, अब एल्स हो गया है तो अब n1 कंपटीशन से बाहर हो गया है, अब n2 और n3 के बीच में कंपटीशन होगा। तो n2 और n3 के बीच में कंपटीशन हुआ, अगर n2 बड़ा है n3 से तो n2 इज ग्रेटेस्ट, और अगर यहाँ पे भी n3 जीत जाता है तो n3 इज ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ का ये प्रोग्राम आपके सामने है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इसमें उसने सबसे पहले पूछा था एरर्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर क्या है वो एक्सप्लेन करो। तो एरर्स क्या होती हैं? एरर्स होती हैं वो मिस्टेक्स जो आपके प्रोग्राम को ख़राब कर देती हैं, प्रोग्राम को गलत कर देती हैं। आपने कोड लिखा, कोड को रन किया, रन नहीं हो रहा है या रन होकर आउटपुट गलत आ रही है, तो उसको एरर कहा जाता है। एरर्स की वजह से या तो आपकी आउटपुट खराब हो जाती है या आउटपुट आती ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स एरर्स की। मोस्ट कॉमन जब प्रोग्राम सीखना शुरू करते हो, जब आप सी लैंग्वेज सीखना शुरू करते हो, तो कई बार यही होता है कि आपका प्रोग्राम ही नहीं चल रहा, एरर्स ही आई जा रहे हैं। वो एरर्स जो ग्रामेटिकल एरर के तौर पे कंसिडर होते हैं, आपने सेमीकोलन नहीं डालना, आपने करली ब्रैकेट नहीं डाली, आपने कीवर्ड का नाम गलत लिख दिया है, ये एरर्स आपका कंपाइलर पकड़ लेगा, पकड़ के आपको बताएगा कि भैया इस लाइन पे आपकी ये गलती है, इसको सही कर लो। तो ये सिंटैक्स एरर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कोड लिखा है मैंने, इस कोड में मैंने ये डबल कोड शुरू तो किया है लेकिन बंद करना भूल गया हूँ, तो 3 नंबर लाइन पे एरर है, आपका कंपाइलर ये एरर मैसेज शो करेगा। तो पहली एरर जो है वो सिंटैक्स एरर होती है। अब चलते हैं अगली की तरफ। फिर आती है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं कि भैया प्रोग्राम तो सही लिखा लेकिन फॉर्मूला गलत लगाए जा रहे हैं, आउटपुट में एरर तो नहीं आ रही लेकिन आउटपुट गलत आ रही है।
या कुछ और ही आ रही है। जैसे कि ये प्रोग्राम है सिंपल सा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे सम, यहाँ पे क्या लिखा है सम, प्रिंट क्या कराया है सम, लेकिन सम करने के बजाय क्या कर दिया है माइनस। तो प्रोग्राम तो चलेगा लेकिन 5 - 7 आंसर आपको -2 देगा, आपको देगा सम इक्वल टू -2, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए था सम इक्वल टू 12। तो आंसर तो आया है भैया लेकिन आंसर गलत है, तो ये लॉजिकल एरर है। इसको सिमेंटिक एरर भी कहते हैं, जो आपकी आउटपुट सही नहीं दे रहे हैं। इन एरर्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि अब ये तो आपको सीधा दिख रहा है। अब एक होता है जैसे एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तो एवरेज में कई बच्चे क्या करते हैं कोड ऐसे लिख देते हैं a + b + c अपॉन 3। अब यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई हो जाएगा, मैथ्स का रूल बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या करेगा डिवाइड पहले सॉल्व कर देगा, तो ये डिवाइड पहले हो जाएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो बाकियों के साथ प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे गलत आएगा। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना था a + b + c को ब्रैकेट के अंदर रख के डिवाइड बाय 3 करना था, अब आंसर सही आएगा। तो आपके प्रोग्राम की आउटपुट तो सही आ रही होगी लेकिन आउटपुट गलत है, तो ये लॉजिकल एरर कहलाएगी और इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है? ये या तो इनपुट गलत आ गई या ऐसी कंडीशन डाल दी जो एक्सपेक्ट नहीं करी थी। फॉर एग्जांपल 0/5 करूँगा तो 0 आंसर आएगा, 5/5 आंसर करूँगा तो 1 आंसर आएगा, 5/1 करूँगा तो 5 आंसर आएगा। अगर मैं 5/0 करूँगा तो ये पॉसिबल नहीं होता, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं या एरर बोलते हैं। आपने डिवीजन बाय 0 का प्रोग्राम लिखा है और वहाँ पे आपने b का वैल्यू 0 या यूज़र से जब इनपुट किया b का तो उसने 0 डाल दिया है, तो ये रन टाइम एरर्स होती हैं, ठीक है ना। इससे प्रोग्राम कंपाइल होगा, ये नहीं कि कंपाइल नहीं होगा, लेकिन प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली रुक जाएगा या गलत आंसर्स आपको शो करने शुरू करेगा, तो ये आपका रन टाइम एरर्स होता है। तो 3 तरीके की एरर्स, रन टाइम एरर्स, लॉजिकल एरर्स और सिंटैक्स एरर्स आपके सामने। चलते हैं अगले प्रोग्राम के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि यार एक सी का प्रोग्राम बनाओ जिसके अंदर एम्प्लॉई से सैलरी लेनी है, बेसिक पे, टीए, डीए ये सब लेना है। तो ये पहले भी प्रोग्राम आ चुका है, एक क्वेश्चन पेपर में आया था। तो इस प्रोग्राम में उसने क्या बोला था, कहता इंटरेक्टिव हो मतलब यूज़र से इनपुट ली जाए, सैलरी कैलकुलेट करनी है, उसके बेसिक पे, टीए, डीए, ग्रेड पे और अदर अलाउंसेस पे, और इसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट का नाम मैंने सैलरी ही दे दिया है, आप जो मर्जी दे सकते हो। इसका मतलब है कर्ली ब्रेसेस के साथ सेमीकोलन जो डाला है, कर्ली ब्रेसेस के साथ जो सेमीकोलन है, इसका मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। स्ट्रक्चर के अंदर जितने वेरिएबल उसने लेने को कहे तो मैंने यहाँ पे ले लिए, बेसिक पे, टीए, डीए, ग्रेड पे, अलाउंस और इनका टोटल निकालने के लिए टोटल। मेन फंक्शन शुरू किया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्ट्रक्ट सैलरी सेल, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब जितने भी वेरिएबल लिए थे इन सब की वैल्यू यूजर से पूछी, भाई बेसिक पे डालो, टीए डालो, डीए डालो, ग्रेड पे डालो और अलाउंस डालो। इनको असेस करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम सेल डॉट फिर मेंबर नेम जैसे कि टीए, इस तरीके से असेस किया गया है सबको। तो एंड सेल डॉट एंड इसलिए क्योंकि स्कैनएफ है। इन सब वैल्यूज़ को फिर टोटल किया मैंने यहाँ पे, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, ग्रेड पे, अलाउंस, इन सबको टोटल करके यहाँ पे डलवाया और फिर इन सबको प्रिंट करवा लिया। तो प्रिंट करवाया सिंपली, योर सैलरी डिटेल्स आर, बेसिक पे, टीए, डीए, इन सब वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा दिया है। ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर का प्रोग्राम था। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था कि आप परसेंटेज में वैल्यू लेते और गिवन अमाउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करते, पर लेकिन मैंने इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, मैंने सिंपल ही रखा है प्रोग्राम। तो ये आपका प्रोग्राम था और ये आपके प्रोग्राम की आउटपुट थी। आउटपुट में मैंने क्या किया हुआ है, बेसिक पे डाला 15,000, टीए डाला 2,000, डीए डाला 5,000, ग्रेड पे डाला 3,000, अलाउंस डाली 4,000, इन सबको ऐड कर लिया। 15, 16, 17, 17, 5, 22, 22, 3, 25, 25, 4, 29, तो आपका टोटल आ गया 29,000। यहाँ पे ये जो .00 आ रहा है, इससे बचने के लिए आप %f को रिप्लेस कर सकते थे %.2f से, तो ये सिर्फ 2 डिजिट का ही नंबर देता आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेटर 2 का सी पार्ट ऑपरेटर। ऑपरेटर बहुत कॉमन है यार, ऑपरेटर्स डाटा टाइप सबसे
सॉरी, सबसे पहले करना जब आपको पेपर की प्रिपरेशन करोगे तो ये आपके ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कहता है जैसे आप 2+3 लिखते हो तो ये प्लस जो है ये सिंबल है, ये सिंबल क्या करता है, ये बताता है कि इन वैल्यूज़ का करना क्या है। 2+3 5 कर 2+3 करके जो भी आंसर आएगा वो किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं कि कंपाइलर को ये बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेटर अकेले नहीं चलेंगे, इनको वैल्यूज़ चाहिए, इन वैल्यूज़ को ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं, जैसे कि सम इक्वल टू a+b। अब ऑपरेटर्स की कैटेगरी आ गई, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये क्या करेंगे, मैथ की कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे, 2 इनपुट लेंगे, थर्ड इनपुट में रिजल्ट देंगे, ये आपके ऑपरेटर्स हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, मॉड का ध्यान रखना बस, 10 को अगर 3 से मोड करोगे तो 3 3s are 9, बचा 1, तो रिमाइंडर जो आया है वो रिमाइंडर यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स था। फिर आया आपका रिलेशनल ऑपरेटर। जब आपने कंपेयर करना है दो वैल्यूज़ को, ए और बी को चेक करना है कि क्या बड़े हैं, क्या छोटे हैं, क्या इक्वल टू हैं, जब भी कंपेयर करना हो इफ़ के अंदर जाके, तो आप इन्हीं रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूटिलाइज करोगे। ये ऑलवेज प्रोड्यूस रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स, इनका आंसर ट्रू या फॉल्स ही आएगा और कोई आंसर नहीं आ सकता है। तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। डबल इक्वल टू क्या करता है, ए की वैल्यू लेट से 5 है, बी की वैल्यू लेट से 7 है, अगर मैं ए इक्वल टू बी लिखूंगा तो बी का वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगा, और अगर मैं ए डबल इक्वल टू बी लिखूंगा तो चेक करेगा क्या ए का वैल्यू बी से मैच करता है या नहीं, अगर करता है तो ट्रू, नहीं करता है तो फॉल्स आंसर देगा। और इसी के ऑपोजिट है ए नॉट इक्वल्स टू बी, ये नॉट इक्वल्स टू है, इसके उल्टा काम करेगा। तो ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। फिर आ गए आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, जब कंडीशंस को कंबाइन करना हो, जैसे कि ए और बी और ए और सी को कंबाइन करना है, तो आप एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, या कंडीशन का उल्टा करना है तो आप नॉट ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। एंड कंडीशंस में सारी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी होता है, तभी इफ़ का ब्लॉक चलता है। और के अंदर कोई भी एक पार्ट अगर ट्रू हो गया, इन 2 3 4 5 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो और चल पड़ती है। फिर आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर ये कहते हैं कि जब आप ए की वैल्यू 40 लिख रहे हो तो कंप्यूटर में 40 का बाइनरी वैल्यू गया है, 1 2 4 8 16 32, 32 और 8 40, बाकी 0, ये वैल्यू गया है। आप इन वैल्यूज़ पे अगर कैलकुलेशन करवाना चाहते हो तो आप इन बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। गिवन वैल्यू को एक ऐड करना है, जैसे ए का वैल्यू 10 है, उसको 11 करना है तो आप a++ यूज़ कर सकते हो। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो a-, यूज़ कर सकते हो। a++ और a++ में डिफरेंस बस ये है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में होगा, ये प्री इंक्रीमेंट होगा। सिमिलरली पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। फिर आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे a की वैल्यू आपकी 10 है, अगर मैं आपको बोलूँ इसमें 3 और ऐड कर दो तो आप क्या लिखोगे, a = a+3, तो a की गिवन वैल्यू 10 में 3 ऐड होगा, 13 होगा, 13 a में स्टोर कर लिया जाएगा, a की वैल्यू 13 हो जाएगी। इसका शॉर्ट हैंड है कि भैया 2 बार a क्यों लिख रहे हो, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये भी आंसर आपको 13 ही देगा और ये भी आपको आंसर 13 ही दे रहा है। डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे 2 बार a लिखना पड़ा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार a लिखना पड़ा है। सिमिलरली जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे उन सब के साथ इक्वल टू लगा दोगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाएंगे। और फिर आते हैं आपके टर्नरी ऑपरेटर्स और स्पेशल ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स 3 कंडीशंस को लेते हैं, 3 वैल्यूज़ को लेते हैं। पहले कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू को उठाया जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कॉलन के बाद वाली वैल्यू को उठाया जाएगा। इनमें से कोई एक वैल्यू जो है उठ के आपके रिजल्ट में चली जाएगी। कौन सी जाएगी वैल्यू, ये वाली या ये वाली, वो ये कंडीशन डिसाइड करेगी। ठीक है जी, और ये आपका सिंपल सा कोड है। फिर कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेटर्स, कॉमा ऑपरेटर यूज़ करते हो, डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हो स्ट्रक्चर्स में, एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हो, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल कितनी मेमोरी ले रहा है ये बताता है। तो ये सारे आपके ऑपरेटर्स थे। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में मैं 3, 4 और 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।